शांति की प्रार्थना करते हैं। मैं आज की हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर राजीव भवन से आज की प्रेस वार्ता में आपका स्वागत करती हूं। आज की प्रेस वार्ता में हमारे बीच में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, हिमाचल के प्रभारी, चुनाव के ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त किए गए आदरणीय भूपेश बघेल जी का मैं स्वागत करती हूं। हमारे बीच में राज्यसभा सांसद, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी महासचिव राजीव शुक्ला जी का भी मैं यहाँ पर स्वागत करती हूँ। हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा सांसद आदरणीय प्रतिभा वीरभद्र सिंह जी का भी मैं स्वागत करती हूँ। हमारे बीच में प्रचार प्रसार कमेटी के हमारे अध्यक्ष विधायक ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का भी मैं स्वागत करती हूँ। हमारे बीच में तेजेंद्र बिट्टू जी सचिव प्रभारी हैं हमारे हिमाचल के, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। हमारे बीच में मनीष, अरे आप चेयरमैन, मैं सोची थी चेयरमैन। मैं सबसे पहले हमारे कमेटी के चेयरमैन का ही नाम लेना चाहती थी कि मुझे लगा उन्हीं से फिर मैं मंच उनको सौंप दूंगी। ठीक है। हमारे विधायक कर्नल धनीराम शैनी जी जो हमारी घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष हैं, उनका मैं सबसे पहले माफी चाहूंगी, स्वागत करती हूँ इस मंच की तरफ से, प्रभारी और मुख्यमंत्री सभी की तरफ से। हमारे बीच में मनीष चतुर्वेदी वर्किंग कमेटी के हैं, हमारे बीच में विजेंद्र सिंगला जी हैं। अब मैं सीधे मंच देती हूँ हमारे आदरणीय घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष धनीराम शैनी जी, आप मंच संभालिएगा। मैं पहले निवेदन करती हूँ कि जो घोषणा पत्र आप और आपकी कमेटी द्वारा तैयार किया गया उसकी एक प्रति मंच पे बैठे सभी सम्मानित नेताओं को राजीव प्रतिभा जी इसको खोल दो जी थैंक यू। धन्यवाद। मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे विधायक कमेटी के अध्यक्ष। बहुत ही सम्मान के योग्य हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ आए हैं श्री भूपेश बघेल जी, और हमारे राज्यसभा सांसद हमारे माननीय राजीव शुक्ला जी मेरे परम सहयोगी रहे हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में, और हमारी अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी जो हमारी सांसद हैं, आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, और हमारे छोटे भाई बिट्टू साहब, मेरे सहयोगी रहे मनीष चतुर्वेदी, बढ़ जाएगी आवाज़, और सम्मानित मंच। सबसे पहले मैं धन्यवादी हूँ अपने शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने ये सम्मान मुझे और मेरे साथियों को दिया, जिसमें बुटेल साहब हैं हमारे उपाध्यक्ष, रोहित ठाकुर जी जो संयोजक हैं, और भवानी सिंह पठानिया जो ऑनरेबल सदस्य हैं इस समिति के,
हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि इतना महत्वपूर्ण काम जो हमें हमारे शीर्ष नेतृत्व ने सौंपा है, हमने प्रयास किया है कि किस प्रकार से इस डॉक्यूमेंट पे अपने सीनियर लीडर्स का समावेश हो, उनकी भावनाओं को समझें। और उन्होंने बहुत करीबी से जितने भी ऑनरेबल सदस्य यहाँ बैठे हैं, इन्होंने इसे करीब से पढ़ा, हमें गाइड किया। और ये डॉक्यूमेंट जो इतना महत्वपूर्ण है, ये आप सब लोगों के बीच में तब आया जब इनके निर्देशानुसार हम सभी अपने प्रदेश के उन प्रभावित क्षेत्रों में जहाँ जहाँ भी अलग अलग वर्ग थे, चाहे वो पूर्व सैनिक थे, चाहे वो हमारे युवा वर्ग थे, चाहे महिला शक्ति थी, चाहे वो हमारे बेरोजगार युवक, या जो दूसरी यहाँ की जितनी भी समस्याएं, खासकर हमारे बागवानों, किसानों और यहाँ के फूल उत्पादकों की रही, हमारे व्यापारियों की रही, हमारे उन्हीं सब कर्मचारियों की रही जिन पे हमारा प्रदेश चलता है, उन सब की भावनाओं को, उनकी आकांक्षाओं को इसमें निहित करने का, इसमें समाविष्ट करने का हमने प्रयास किया है। और जो ये महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट आपके सामने है, कि कुछ एक भूमिका के रूप में अंश में पढ़ना चाहूँगा। आदरणीय साथियों, इस समय केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। राज्य में पिछले 5 साल भाजपा ही सत्ता पर काबिज थी। इसीलिए केंद्र और प्रदेश के भाजपा नेता हिमाचल प्रदेश की सरकार को डबल इंजन वाली सरकार कहते रहे। केंद्र और राज्य दोनों जगह भाजपा की सरकार होने के बावजूद हमारे प्रदेश के मध्यवर्गीय उद्योगपतियों एवं आम जनता को विषम आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार ने आम जनता की फिक्र किए बिना पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और खाने के तेल के दामों में बढ़ोतरी की है। रोटी, पराठे से लेकर आटे व ब्रेड तक सब में जीएसटी लगाकर आम आदमी का जीना दूभर कर दिया है। 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा करने वाली केंद्र की भाजपा सरकार ने ना तो अपना वादा पूरा किया और ना ही राज्य की भाजपा सरकार ने रोजगार देने का कोई उपाय किया है। इसी की वजह से देश और हिमाचल प्रदेश आर्थिक मंदी, बेरोजगारी एवं कमर तोड़ महंगाई से पीड़ित है। कोरोना काल में भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारों की कुनीतियों के कारण अपने प्रदेश के बहुत सारे नागरिकों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी, ये हम सबको मालूम है। राज्य में हुए पुलिस भर्ती घोटाले और केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के माध्यम से प्रदेश के युवाओं के साथ एक तरह का आपराधिक मजाक हुआ है। हिमाचल जैसे पर्वतीय राज्य में जहां हर घर का कोई ना कोई सदस्य भारतीय सेना में सेवारत है, उनके लिए केवल 4 वर्ष की सेना सेवा का जो ये निर्णय है, राष्ट्रहित और हमारे प्रदेश हित के विपरीत है। कुल मिलाकर भाजपा की सरकारों ने लोगों के जीवन को कठिन ही बनाया है और अपने चुनावी वादों को पूरा करने की जगह उसे चुनावी जुमला कहकर टाल दिया है। हिमाचल की जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ पिछले चुनाव में भाजपा को वोट दिया था। 5 साल बाद आज जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। दूसरी ओर कांग्रेस की सरकार अपने चुनावी वादे पूरी करती आई है। हाल के वर्षों में छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकारों ने जिस तत्परता से अपने वादे निभाए हैं, उसने एक उम्मीद जगाई है और कांग्रेस के प्रति जनता के मन में नया विश्वास पैदा किया है। इस विश्वास को देखते हुए हमने इस बार घोषणा पत्र जारी करने से पहले हिमाचल की जनता को 10 गारंटी दी है। इन गारंटियों में से 2 गारंटी पुरानी पेंशन योजना की बहाली
और 1 लाख सरकारी नौकरियों के बारे में तो हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने यह भी ऐलान कर दिया है कि सरकार बनते ही मंत्रिमंडल की पहली बैठक में इन पर अमल हो जाएगा। इसके अलावा युवाओं को 5 लाख रोजगार देने और अपना कारोबार शुरू करने के लिए स्टार्टअप फंड बनाकर हर विधानसभा में 10 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया गया है। इन गारंटियों में महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने और 300 यूनिट बिजली देने की गारंटी शामिल है। कांग्रेस ने यह भी गारंटी दी है कि सरकार ऐसे उपाय करेगी जिससे बागवान अपनी फसल की कीमत खुद तय कर सकें। हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए पशुपालकों से 10 लीटर दूध हर दिन खरीदने और 2 रुपये किलो में गोबर खरीदने की गारंटी भी दी है। इन 10 गारंटियों के अलावा कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के चौतरफा विकास के लिए यह प्रतिज्ञा पत्र तैयार किया है। यह प्रतिज्ञा पत्र हिमाचल प्रदेश के सभी वर्गों से प्राप्त बहुमूल्य राय के मिश्रित सुझावों के आधार एवं जनसमूहों की आकांक्षाओं के मद्देनज़र तैयार किया गया है। महंगाई कम करने से जुड़े सारे फैसले केंद्र सरकार को करने हैं और राज्य सरकार की भूमिका बहुत सीमित है। इसलिए हमने ध्यान रखा है कि महंगाई से त्रस्त जनता की जेब में या तो कुछ पैसे डाले जा सकें या उनकी जेब में कुछ पैसों की बचत हो सके। हमें विश्वास है इससे जनता को महंगाई से कुछ राहत मिल सके। हमने विशेष तौर पर ध्यान रखा है कि हम इस प्रतिज्ञा पत्र में हिमाचलियत और हम यानी हम सब लोगों के हितों को सर्वोपरि रखें। ये सिर्फ चुनावी घोषणा पत्र नहीं है, मैं इसे रिपीट करूंगा, ये सिर्फ चुनावी घोषणा पत्र नहीं है बल्कि ये हिमाचल के इतिहास, यहाँ की कला और संस्कृति के अनुसार तैयार दस्तावेज है। यहाँ के लोगों से हमारा वादा है कि हम उनका गौरव कम नहीं होने देंगे। कांग्रेस ने आपसे जो वादा किया है उसे पूरा भी किया है, आगे भी हम अपने हर वादे पूरे करेंगे। बस हमें जनता का साथ और विश्वास चाहिए। इसलिए आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि इस बार अपना आशीर्वाद कांग्रेस को दीजिए और हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को विजय बनाइए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। मैं आदरणीय धनीराम शांडिल जी का धन्यवाद करती हूँ, बधाई देती हूँ हिमाचल को कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है आधिकारिक रूप से घोषणा पत्र आज जारी हुआ है। मैं अब सीधे अपने पत्रकार साथियों को आमंत्रित करती हूँ आज के घोषणा पत्र पे आपके जो भी सवाल हो मंच के लिए उनका स्वागत है। धन्यवाद। मेरा निवेदन है प्रति आपको ई पे भेज दी गई है, बाकी कॉपियां बांट दी जाए। हमारे हर पत्रकार साथी को एक एक कॉपी। घोषणा पत्र की ई कॉपी आपको हमने व्हाट्सएप कर दी है और आपको हार्ड कॉपी हम लोग अभी डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं। पर आदरणीय धनीराम शांडिल जी ने घोषणा पत्र में जो बिंदु है उसका अभी आपके सामने पूरा जिक्र किया है। उससे संबंधित आपके कुछ भी सवाल हो उनका स्वागत है और आने वाले दिनों में हम इसी घोषणा पत्र पर विस्तार में हमारे जो नेता हैं, राष्ट्रीय नेता, उस पर चर्चा करेंगे और आपके सवालों को आने वाले 2 दिन तक हम लगातार लेते रहेंगे। माइक दे दो। ये फार्मूला क्या रहेगा आपके आप बोलिए। जो इसमें आपने देखा होगा कि इसमें हमने तमाम ऐसी बातें डाली हैं, जैसे 1500 रुपये हर महीने महिला को देना, जैसे युवाओं को नौकरी देना, युवाओं का स्टार्टअप फंड बनाना, उसमें पैसे देना, गोबर खरीदना गांव की व्यवस्था के लिए 2 रुपये, मतलब लाखों रुपए का गोबर छत्तीसगढ़ में एक एक परिवार बेच रहा है। हमने दूध खरीदने का स्कीम, तो उससे पैसा लोगों के पास आएगा और उस पैसे से वो महंगाई जो है, जो महंगाई ये केंद्र सरकार बढ़ा रही है,
उस महंगाई से वो मुकाबला कर सकेंगे। उनको आर्थिक रूप से चाहे शहर हो और चाहे गांव हो, उनको हम शक्तिशाली बनाएंगे, नौकरियां देंगे, रोजगार देंगे, रोजगार के अवसर पैदा करेंगे और इसके अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इसके जरिए मजबूत करेंगे। बागवान अपनी जब फसल की कीमत खुद तय करेंगे तो उनको मुनाफा होगा, किसान अपनी फसल की कीमत खुद तय करेगा, सब्जी उगाने वाले अपनी खुद तय करेंगे। तो ग्रामीण और शहर दोनों जगह जब लोगों को ज़्यादा पैसा मिलेगा तो महंगाई का मुकाबला वो कर पाएंगे, क्योंकि केंद्र सरकार तो आमादा है। आगे भी आप बताइए, आज मैं बता रहा हूँ कि पेट्रोल डीजल की कीमत इन चुनाव के ख़त्म होते देखिए कहाँ आसमान पे बढ़ाएंगे और बढ़ा देंगे कि आप उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो है ये इस घोषणा पत्र में सारी चीज़ें डाली गई। और दूसरी बहुत चीज़ें हैं जो आप इस घोषणा पत्र को पढ़ेंगे, उसमें हमने बहुत चीज़ों की व्यवस्था की है, जिसमें आपको सारी चीज़ भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी प्रशासन हम देंगे। जो नौकरियों में जो है धांधली थी, पर्चे लीक हो रहे थे, उन सब की व्यवस्था के लिए कड़ाई से व्यवस्था की। खेती और बागवानी के लिए आयोग बनेगा और उस आयोग से तय होगी कीमतें। डेयरी विकास, पशुपालन, मत्स्य पालन तीनों को बढ़ाया जाएगा। हर घर में 4 गायों तक की खरीद पर सब्सिडी मिलेगी। पशु चारा के लिए विशेष अनुदान मिलेगा जो फॉडर है। नई पर्यटन नीति हमने बनाई है, स्मार्ट विलेज की नीति। और टैक्सी सेवा पर्यटन का अभिन्न अंग है। टैक्सी वालों को हम बहुत राहत देने वाले हैं। यहाँ टैक्सी सर्विस यूनियन जो है उनसे, क्योंकि हमने जो घोषणा पत्र तैयार किया है इस सब की सलाह लेके किया है, तमाम वर्गों की सलाह लेने के बाद इसको तय किया है। तो उसमें उन सबके लिए सुविधाएं हमने दी हैं। टैक्सी परमिट की अवधि 10 की जगह 15 साल की जाएगी। अभी 10 साल में टैक्सी को रिटायर कर दें, हम उसको 15 साल करने जा रहे हैं। धार्मिक स्थलों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने और ढांचागत विकास के लिए विधायकों को देवभूमि विकास निधि के तहत बजट आवंटित किया जाएगा ताकि देवभूमि का विकास हो सके। 5000 किलोमीटर हम नई सड़कें बनाएंगे। जो प्री कोविड HRTC रूट थे वो तत्काल प्रभाव से शुरू किए जाएंगे, क्योंकि उनको बंद कर दिया गया था कोविड के नाम पर, उनको रूट को शुरू नहीं किया। रेलवे परिवहन, भानुपल्ली बिलासपुर रेल परियोजना को जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए प्रयास किए जाएंगे। बद्दी चंडीगढ़ फास्ट रेल कॉरिडोर को यथाशीघ्र पूरा करवाने का प्रयास किया जाएगा। पठानकोट, जोगिंदरनगर और कालका शिमला रेल लाइनों को सुधार कर ट्रेनों की संख्या बढ़ाने का प्रयास हम कराएंगे। इसमें राज्य सरकार पूरी सहयोग देगी, केंद्र सरकार अगर इस प्रयास को करने की कोशिश करती, क्योंकि अभी तो जमीन में नहीं मिलती। जो वादे उन्होंने रेल लाइन के किए थे वो नहीं पूरे हुए और झूठा जो दे दिया, प्रधानमंत्री तक बोल गए, गलत बोल गए बेचारे, और गृह मंत्री भी वहाँ तक रेल लाइन बन गई, क्योंकि रेल लाइन वो बनी नहीं जहाँ तक उनकी घोषणा थी। वन एवं पर्यावरण के लिए उद्योगों के लिए विशेष रूप से, चाहे वो जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो और चाहे सोलन में मशरूम, सेब और टमाटर और साग सब्जियों के प्रसंस्करण के लिए स्पेशल फूड पार्क। उद्योगों को रियायती दर पर बिजली, न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिदिन की जाएगी। फल व सब्जियों को बाजार तक सुचारू रूप से पहुंचाकर वेजिटेबल एंड हार्टिकल्चर मार्केटिंग फेडरेशन का गठन किया जाएगा। नोटबंदी और कोरोना काल में बीमार हो गए बंद उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए विशेष पैकेज दिया जाएगा। हर घर को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। यूनिट का हिसाब इस तरह से रखा जाएगा कि ज़्यादा खपत करने वालों को भी इस छूट का लाभ मिल सके। इससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को प्रतिमाह कुछ बचत हो सकेगी, जिससे वो महंगाई से लड़ सकेंगे। विद्युत परियोजना से प्रभावित परिवारों को रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा। नई विद्युत परियोजनाओं में प्रभावित परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार की 100% गारंटी दी जाएगी। ग्रामीण विकास के लिए भी हमने इसमें व्यवस्था बनाई है। शहरी विकास के लिए हमने जनसंख्या के आधार पर पार्किंग स्थल विकसित करने का जो है घोषणा की है। मनरेगा के तहत शहरी आजीविका की योजना लागू की जाएगी। जैसे मनरेगा हम गांव में देते हैं, शहरों में भी एक तरह से मनरेगा लागू करेंगे वहाँ पर। और शहरी बेरोजगारों को काम मांगने का हक मिलेगा। सभी नगर निगमों में 3 बड़े पार्क विकसित किए जाएंगे, जिसमें जॉगिंग ट्रैक और आउटडोर जिम उपकरण शामिल होंगे, ताकि यूथ यहाँ का स्वस्थ रह सके। और प्रदेश के कठिन एवं दुर्गम स्थानों पर मोबाइल वैन पर राशन दुकान की योजना चलाई जाएगी। राशन दुकानों के लिए 1 टाइम लाइसेंस की व्यवस्था की जाएगी। राशन डिपो धारकों का मानसिक मानदेय बढ़ाकर 20,000 रुपये किया जाएगा। और जो खनन माफिया भाजपा सरकार में चल रहा है, इस खनन माफिया को खत्म करने के लिए पूरी तरह से कड़े कदम उठाए जाएंगे। अवैध खनन में शामिल किसी भी व्यक्ति पर कड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। पानी के लिए हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग की नई नीति बनाएंगे।
और जो हिमाचलियत है उसके लिए हम सारे जो है संस्कृति और परंपराएं उनका ख्याल करने के लिए उसको भी इस योजना में शामिल किया गया। जो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। हिमाचली भाषा के मानकीकरण की संभावना पर विचार करने के लिए भाषा विज्ञानियों की एक समिति बनाएगी। देवस्थान और तीर्थ यात्राएं, कांग्रेस सरकार सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए परिचारक के साथ 4 वर्ष में एक बार तीर्थ यात्रा का खर्च उठाएगी और यह तीर्थ यात्रा देश के किसी भी स्थान के लिए हो सकेगी, ये नहीं कि सिर्फ हिमाचल के अंदर। प्रदेश के मंदिरों को जीर्णोद्धार व नवीनीकरण के लिए बजट का प्रावधान करके राशि उपलब्ध कराई जाएगी। जो मंदिरों का ये है, राज्य समर्थित मंदिरों के वार्षिक अनुदान को दुगना किया जाएगा। मंदिर के पुजारियों को दिए जाने वाले मानदेय को दुगना किया जाएगा। धार्मिक पर्यटन को मजबूत बनाने के लिए पर्यटन सर्किट बनाया जाएगा और महंगाई से निपटने के लिए लोगों की जेबों में पैसा डालने का काम करेंगे। पुरानी पेंशन योजना हम लागू करेंगे, ओपीएस जिसे बोलते हैं। ये तो पहली कैबिनेट में हो जाएगा। प्रियंका जी ने स्वयं घोषणा की है 1500 रुपये प्रतिमाह महिलाओं को देंगे और 300 यूनिट बिजली मुफ्त देकर हम लोगों की जेब में पैसा डालने का काम करेंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए विधवा, 40% से अधिक विकलांग, एकल नारी और सहायक श्रेणी में आने वाली महिलाओं को हर प्रकार की आय सीमा में छूट दी जाएगी। जो 1500 रुपये पैसे दिए जाएंगे उनको। खेल कूद के लिए हम युवा आयोग का गठन करेंगे और नौकरियों को हमने बताया आपको कि सरकार मंत्री कैबिनेट की पहली मीटिंग में 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे। प्रदेश में कुल 5 लाख युवाओं को रोजगार दिलवाया जाएगा। हर विधानसभा में 10 करोड़ यानी 680 करोड़ का बिना ब्याज के लोन मिलेगा युवाओं को अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए। एक भर्ती विधान तैयार किया जाएगा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक भर्ती विधान तैयार किया जाएगा जिसमें किसी नौकरी के लिए विज्ञापन जारी होने के 6 महीनों के भीतर नियुक्तियां देना अनिवार्य हो जाएगा। ये नहीं कि आप लटका के रखे रहें, 6 महीने के अंदर आपको नौकरी देनी पड़ेगी अगर आपने विज्ञापन जारी कर दिया। प्रदेश के निजी उद्योगों में 80% हिमाचल के युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने की नीति को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। 80% हिमाचल के लोगों को नौकरी मिलेगी। विभागों, निगमों, बोर्डों में तैनात आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए अलग से नीति बनाई जाएगी। मनरेगा के तहत कार्य दिवस बढ़ाकर 150 दिन किए जाएंगे। वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। 75 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को विशेष सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाएगी जो 75+ है। और इसके अलावा जो है सरकार के गठन के तुरंत बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ओपीएस लागू किया जाएगा, पुरानी पेंशन व्यवस्था। और ये हमने राजस्थान, छत्तीसगढ़ में लागू कर दिया है। उसके वीडियो भी आप लोग देखना चाहें जिन जिन लोगों के खातों में पहुंच गया है राजस्थान और वहाँ पे, क्योंकि भाजपा बड़ी घबराई हुई है, कुछ झूठी घोषणाएं कर सकते हैं। लागू वागू तो कहीं करेंगे नहीं, ना उन्होंने किया है, लेकिन वो झूठी घोषणाएं कर सकते हैं। तो उसकी काट के लिए हमने पहले से हमारे सारे वीडियो आ गए राजस्थान, छत्तीसगढ़ के कि कैसे खातों में लोगों के पैसे पहुंच चुके हैं ओपीएस के जरिए, जो हमने वहाँ पे लागू कर दिया है। वहाँ पे कर्मचारियों को दे एरियर्स का निश्चित समयावधि में भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नई पारदर्शी नीति बनाई जाएगी। संविदा या कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को नियमित भर्ती में बोनस अंक देकर प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट में उनको हम बोनस पॉइंट देंगे ताकि वो पहली प्रायोरिटी उनको मिले नौकरियों में। कर्मचारियों के वेतन भत्तों की बढ़ोतरी व पदोन्नति को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। पुलिस की समस्त कॉन्ट्रैक्ट नियुक्तियां 8 वर्ष की जगह 2 वर्ष में नियमित कर दी जाएंगी। अभी 8 वर्ष तक की कॉन्ट्रैक्ट पर रखते हैं पुलिस की नियुक्तियां, हम 2 वर्ष में रेगुलराइज सर्विसेज को कर देंगे। पंजाब पैटर्न पर पेंशन और सुविधाएं दी जाएंगी। मूल पेंशन में 5, 10 और 15% भत्ते को शामिल करने की मांग को पूरा किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में तकरीबन 1,65,000 पेंशन भोगी हैं और उनकी कई मांगों पर पिछले 5 वर्षों में विचार नहीं किया गया। कांग्रेस सरकार एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर उनकी मांगों पर विचार करेगी और कमेटी की सिफारिशों को प्राथमिकता से लागू किया जाएगा। सेवानिवृत्त सैनिक और अर्धसैनिक बल कैंटीन की सुविधाओं में विस्तार करने के लिए निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराई जाएगी, जो उनके लिए कैंटीन बनेगी। सेवारत रक्षा और अर्धसैनिक कर्मियों के लिए बंदूक लाइसेंस के नवीनीकरण पर 50% की छूट दी जाएगी। गन लाइसेंस पर, आप लोगों के लिए नहीं है। जो सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों के सेवारत जवानों को 2 साल के ब्लॉक में एक बार हिमाचल पर्यटन के होटलों और रिजॉर्ट में 50% की छूट दी जाएगी।
पुलिस कर्मचारियों को 13वें महीने का अतिरिक्त वेतन नए वेतनमान के आधार पर दिया जाएगा। तीसरे में 1 महीने के 7 साल में 1 महीने का अतिरिक्त वेतन। पुलिस कर्मियों के राशन केवल 27% है, इससे बढ़ाया जाएगा और पड़ोसी राज्यों के समकक्ष लाया जाएगा। पत्रकार आप लोगों का विषम परिस्थितियों में पत्रकारों की सहायता के लिए जनसंपर्क विभाग में एक पत्रकार राहत कोष की स्थापना की जाएगी। इसमें स्वयं पत्रकार और उनके सगे संबंधियों को 2 लाख रुपयों तक की सहायता मिल सकेगी। सेवानिवृत्त पत्रकारों के लिए पेंशन योजना लागू की जाएगी। जो रिटायर्ड जर्नलिस्ट हैं उनके लिए पेंशन स्कीम लाए हैं, उनके लिए पेंशन स्कीम लागू की जाएगी रिटायर्ड जर्नलिस्ट के लिए। स्वास्थ्य जिस दिन आपके दफ्तर आपको रिटायर करना ये तो आपके ऑफिस पे है कि कब रिटायर करता है आपका ऑफिस, है ना। स्वास्थ्य सेवा थोड़े रह गया है, इसकी पूरे पढ़ सकते ताकि ये सैलिएंट फीचर है, मुख्य पॉइंट। स्वास्थ्य हिमाचल में हर बार अस्पतालों तक पहुंचना संभव नहीं हो पाता, इसलिए दूर दराज के इलाकों तक कांग्रेस सरकार मोबाइल क्लिनिक सुविधा शुरू करेगी। सभी HSC, PSC, CHC में स्टाफ, डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती की जाएगी ताकि सभी संस्थानों को स्वतंत्र रूप से चलाया जा सके। प्रदेश के अन्य बड़े जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी और MCI के माध्यम से मेडिकल कॉलेजों की सीटें भी बढ़ाई जाएंगी। डॉक्टरों की भर्ती WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के मापदंड के अनुरूप और वॉक-इन इंटरव्यू के आधार पर नियुक्तियों को जारी रखा जाएगा, जिससे स्वास्थ्य क्षेत्र में डॉक्टरों की कमी न हो। IGMC व टांडा मेडिकल कॉलेज में किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा स्थापित की जाएगी। IGMC में प्राथमिकता के आधार पर पार्किंग स्थल का निर्माण कराया जाएगा। शिक्षा प्रणाली हर निर्वाचन क्षेत्र में 4 अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जाएंगे। सभी स्तर के स्कूल में 5000 से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं, इन्हें प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा। 2000 से अधिक स्कूलों में केवल एक ही शिक्षक है। RTI मानकों के अनुसार छात्र शिक्षक अनुपात को ध्यान में रखकर शिक्षकों की पद स्थापना नियुक्ति होगी। 1785 स्कूलों में केवल 10 छात्र। युक्तिकरण द्वारा इन स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। निजी शिक्षण संस्थानों में फीस को नियंत्रित किया जाएगा और समाज के पिछड़े वर्गों की फीस में कमी की जाएगी। यह अनुमान है कि राज्य में लघु वनोपज का आर्थिक आकार लगभग 4500 करोड़ है। सरकार वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से लघु वनोपजों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी करेगी, जिससे वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। नौतोल भूमि पात्र व्यक्तियों को 2017 तक दी गई थी, उसके बाद भाजपा सरकार ने इस प्रथा को बंद कर दिया था। कांग्रेस सरकार इस प्रक्रिया को पुनः शुरू करेगी। नौतोल भूमिपाल ये जनजाति, दलित व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए व्यावसायिक और प्रतियोगी परीक्षाओं के कोचिंग सेंटर में अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। गुज्जर, गद्दी, लबाड़ा, गोरखा और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए गठित बोर्डों को और अधिक मजबूत किया जाएगा। कच्चे मकान वाले सभी लोगों को अगले 5 साल में पक्का मकान बनाने के लिए आवास पर सब्सिडी दी जाएगी। अगर पक्का मकान जो लोग बनाना चाहें कच्चे मकान वाले तो उस पर सब्सिडी मिलेगी। निःशक्तता पेंशन केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी विकलांगता 40% से अधिक है। पेंशन के लिए विकलांगता को प्रतिशत घटाकर हम 25% कर रहे हैं। नशा उन्मूलन हिमाचल में नशे के खिलाफ अभियान को मजबूत बनाने के लिए हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक नशा रोधी प्रवर्तन प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। एंटी ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी विल बी एस्टैब्लिश्ड इन हिमाचल प्रदेश टू प्रिवेंट और कर्ब दिस मेनेस ऑफ ड्रग्स। हर उपमंडल में नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये तो हमने कुछ पॉइंट आपको दे दिए, आपको ये मिल जाएगा जिसमें विस्तार से जो है सारी चीज़ें दी गई हैं। और भी पॉइंट हैं और भी चीज़ें हैं, लेकिन मुख्य बातें मैंने आपको बताई। ये हमारा जो घोषणा पत्र है, सब तरफ से सब लोगों के, समाज के सभी लोगों की, जनता से भी हमने जो पॉइंट्स इकट्ठे किए थे उस आधार पर बनाया गया। धनीराम सांडे जी की कमेटी ने इसमें बड़ी मेहनत की है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये घोषणा पत्र इसी के साथ साथ हर जिले में हम लागू कर रहे हैं, हर मंडल में अभी जारी हो रहा है। जैसे कि मुकेश अग्निहोत्री जी उसको हमीरपुर में जारी कर रहे हैं, कौल सिंह जी मंडी में जारी कर रहे हैं। इसलिए जहाँ जहाँ हमारे नेता हैं इसको हर क्षेत्र में जारी किया जा रहा है। तो ये जो है, और शिमला में मुख्य रूप से इसे जारी किया। अब कोई सवाल होगा पूछ सकते हैं। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। हेलो, हाँ आपसे क्वेश्चन है।
कि आपने आज ये कांग्रेस प्रतिज्ञा पत्र इक्यावन पेज का जारी किया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन विडम्बना है, सॉरी से मुझे कहना पड़ रहा है कि सब कुछ आपने कर दिया, लेकिन क्या हिमाचल की जनता को, मतदाताओं को अपने नेता चुनने का अधिकार नहीं है कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए? जब मुख्यमंत्री की बात आती है तो आप कहते हैं कि हमारी पार्टी है, तो जनता क्या करे? उन्हें नहीं जानने का अधिकार। देखिए, हम सामूहिक नेतृत्व पे चुनाव लड़े और कई राज्यों में लड़ा। मध्य प्रदेश में हम सामूहिक नेतृत्व पे लड़े, हमें विजय हासिल हुई। राजस्थान में सामूहिक नेतृत्व में था, हमें विजय हासिल हुई। छत्तीसगढ़ में सामूहिक नेतृत्व में था और हमें विजय हासिल हुई। इसका विधायकों ने और हाईकमान ने विधायकों से विचार विमर्श करके वह मुख्यमंत्री को बनाया। उसी तरह से ये जो है हिमाचल प्रदेश में ही होगा। और आप जिनकी बात कर रहे हैं कि कोई मुख्यमंत्री घोषित करके कर रहा है, तो अभी मैं एक केंद्रीय मंत्री के स्टेटमेंट पढ़ रहा था बीजेपी के, वो तो चुनाव के बाद देखेंगे कि हाईकमान तय करेंगे कौन मुख्यमंत्री हो। तो कन्फ्यूजिंग सवाल उनसे मेरे ख्याल से आपसे अनुरोध है, पूछिए बजाय हमसे। Yes, sir. हाँ, There's been a lot of talking. Rajiv said this side with A lot HD. of promises made on this manifesto. I would like to know while the manifesto is starting on the resource mobilization, Congress is very critical of the BJP getting loans and आपका जो debt burden बढ़ गया है, but your manifesto is very silent on that. no, we have been raising this issue of 70,000 crores loan on the state. We will try to reduce that loan. And you know, everything is a revenue model. I will cite an example to you. This 2 rupees kg cow dung. Should I tell you the whole story? The Chhattisgarh government is making money out of it. 2 रुपए किलो में गोबर खरीदते हैं गांव वालों से, उनको लाखों रुपया मिलता है गांव वालों को। वो घर में बैठे हैं और अपने आप छुट्टा जानवर जो है वो कहीं नहीं सड़कों पर रहते हैं। लोग अब घरों में रखने लगे हैं क्योंकि दूध नहीं देते, लेकिन गोबर से उनकी आमदनी हो रही है और उस गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं और कई गुना ज़्यादा दाम पे उसको बेचते हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार उससे पैसा कमा रही है। 4 रुपये लीटर में वो इनकी यूरिन खरीदते हैं, पेशाब खरीदते हैं और उसमें वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जड़ी बूटियाँ मिला के और उसमें जो है पेस्टिसाइड बनाते हैं, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड। वो 70 रुपये लीटर बिक रहा है। तो सोचो कि 74 रुपये प्रॉफिट हो रहा है छत्तीसगढ़। तो हमारी जितनी स्कीम है सब में हम पैसा जनरेट करेंगे, उसके साथ रेवेन्यू जनरेट करेंगे। टूरिज्म से बहुत पैसा हिमाचल प्रदेश में आने वाला है। जो हम टूरिज्म सर्किट बनाने जा रहे हैं उससे अनाप शनाप पैसा हिमाचल प्रदेश को मिलेगा। इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, न कोई काम किया। तो कांग्रेस हमेशा, मैं तो देश का योजना मंत्री रहा हूँ कि किस तरह से किन स्कीम्स में कितना पैसा पड़ा हुआ जो हम ला सकते हैं। तो भारत सरकार में हमारा बहुत पैसा पड़ा हुआ और हम जिसका अभी हिमाचल सरकार ने फिर और सोना लोन ले लिया क्योंकि तो लोन बढ़ाते जा रहे हैं आपके ऊपर। हमारा जो है कि एक तरफ हम जनता को राहत देंगे, दूसरी तरफ रेवेन्यू जनरेट करने के लिए भी हमने सारे प्रावधान किए हुए। तो कोई किसी किस्म का जो फाइनेंशियल इम्बैलेंस है, आर्थिक असंतुलन, वो पैदा नहीं होगा। पहली कैबिनेट में 5 लाख युवाओं को 10 करोड़ का स्टार्टअप दिया जाएगा, महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे। इस बार भाजपा सरकार का एनुअल बजट 51,000 करोड़ का था। तो साल में कितना बजट आप लेकर चल रहे हैं? इसका भी हम इसी का कैलकुलेशन लगा के जितने बजट की जरूरत होगी उस बजट को हम खर्च करेंगे। और ऐसी योजनाएं जिनमें पैसे का दुरुपयोग हो रहा है उनको भी ये लाभकारी योजनाएं जो है जनता के लिए उस तरफ मोड़ेगी। धन्यवाद। निश्चित रूप से पहली कैबिनेट में भी लागू हो जाएगा, काम शुरू हो जाएगा। हमने फॉर्म भरवाए। कांग्रेस का इतिहास में जो वादा किया वो पूरा किया। पहले दिन ये पूछे बघेल जी से, जिस दिन शपथ ली सीधे जाके किसानों के कर्ज माफ की वो वादा किया था हमने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। हमारा भाजपा की तरह नहीं है कि वोट ले लिए और बाद में कहा रहे यार वो तो जुमला था, मैंने कह दिया था चुनाव में, बाद में हम कुछ पूरा नहीं करेंगे। ये एक भी वादा पूरा नहीं करते। 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया था 2014 में, आज 8 साल हो गए। 16 करोड़ लोगों को नौकरी मिल जानी चाहिए थी, मिली नहीं मिली।
30 रुपए लीटर हम डीजल बेचेंगे, 40 रुपए पेट्रोल बेचेंगे। ये कहा गया था 14 महीनों में, जब ये मनमोहन सिंह की सरकार को हटाना था केंद्र से, कि अब 30 रुपए में आपको डीजल मिल रहा है, 40 रुपए में पेट्रोल मिल रहा है। नहीं, तो ये महंगाई हम नियंत्रित करेंगे, रुपया हम 50 से नीचे ले जाएंगे। देश का अपमान हो रहा है, रुपया गिरता चला जा रहा है। मोदी जी का भाषण में सुनी होगा सब जगह, वो आता था उन दिनों 2014 में, आज रुपया कहाँ पहुँच गया, क्या हाल है। तो इसलिए हम वादे पूरे करते हैं, ये कोई वादा पूरा नहीं करते। यही हमारी और भाजपा में जो है फर्क है। शुक्ला जी, 31 क्षेत्रों से 102 प्रतिज्ञाएं कांग्रेस ने इस घोषणा पत्र में की हैं, जिसमें से एक भूमि अधिग्रहण कानून लाकर भूस्वामियों को 4 गुना मुआवजा देने की बात कही गई है। करेक्ट। सवाल ये है, 4 गुना मुआवजा की बात केंद्र सरकार ने भी कही थी, प्रदेश में भाजपा की सरकार की भूमि नहीं दे पाए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साफ बैठे हैं कि अगर 20 जिला की बात की जाए तो कई जगह 2 गुना मिला है, कई जगह 1 गुना मिला है। उसका भी उच्च न्यायालय में केस चला हुआ है। ऐसे में कांग्रेस किस तरह से? देखिए, मैं आपको बताऊँ, क्योंकि तब मैं मिनिस्टर था भारत सरकार में, ये कानून हम ही लाए थे, है ना। ये भूमि अधिग्रहण कानून हम लाए थे, ये मनमोहन सिंह सरकार जो कांग्रेस की थी वो लाई, जिसमें हमने उनको 4 गुना मुआवजा किसानों को उनकी भूमि अधिग्रहण के समय हमने उसमें कानून बना दिया, वो देना ही पड़ेगा और दिया जा रहा है। तो हम यहाँ इसको हिमाचल प्रदेश में भी लागू करेंगे कि अगर अधिग्रहण होता उनकी ज़मीन का सरकार करती किसी परियोजना के लिए, तो किसानों को 4 गुना मिलेगा ही। हर जगह हमारा कहीं अगर कोई लैंड डिस्प्यूट, कोई कोर्ट कहीं केस चल रहा हो एक आध लैंड का, तो नहीं पता, वो अलग कोई इशू हो सकता है। लेकिन सरकार की नीति है कि हम 4 गुना मुआवजा देंगे, वो इस घोषणा पत्र में भी हमने डाला। आपने मेरा उल्लेख किया है, एक मिनट बघेल साहब बताएंगे आपको। ये बात सही है कि यूपीए सरकार ने शहरी क्षेत्र में 2 गुना और ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुना का कानून लाया। बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसे 3 बार अध्यादेश ला के वापस किया, लेकिन राहुल जी के नेतृत्व में रामलीला मैदान में बड़ी किसानों की रैली की गई और उसको वापस लेना पड़ा। फिर वो राज्यों को सौंप दिया। पिछली सरकार में चूंकि उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी हमारे यहाँ भी, तो उन्होंने वही लागू किया जो केंद्र सरकार चाहती थी। जब हमारी सरकार आई तो हमने उसको रिवर्ट किया, जो यूपीए सरकार के समय जो प्रावधान था उसको हमने लागू किया है। हमारे छत्तीसगढ़ में 2 गुना और 4 गुना, शहरी क्षेत्र में 2, ग्रामीण क्षेत्र में 4। और रिक्त नहीं होगा क्या? 65,000 तो वो खाली है, 35,000 हम और क्रिएट करेंगे, पदों का सृजन करेंगे, नए पद बनाएंगे। रिटायर नहीं होंगे जी, रिटायरमेंट होगा तो फिर नहीं भरोगे जी। सर, अभी आप यहाँ मौजूद हैं और ओल्ड पेंशन का एक स्पेसिफिक सवाल है। छत्तीसगढ़ सरकार ने जो इसको लागू किया है, मैं 2 चीजों पर थोड़ी क्लैरिटी चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ ये चुनाव प्रचार में भी बातें उठेंगी तो बेहतर है अभी क्लैरिटी हो जाए। जो एनपीएस का कंट्रीब्यूशन है छत्तीसगढ़ का भारत सरकार के पास, या जो जहां मार्केट में लगा हुआ, वो कितना है अभी एग्जैक्ट? और भारत सरकार से आपको रिप्लाई आया है कि नहीं, आपने जब कहा कि वापस देना? बहुत अच्छा सवाल, मैं स्वागत करता हूं। और पहले मैं क्षमा चाहूँगा, जब आपसे मैंने बात की तो उस समय आप सबका स्वागत नहीं कर पाया था। पूरे डायस में बैठे सभी हमारे नेताओं को मैं स्वागत करता हूँ, विशेष रूप से धनीराम जी का, जिन्होंने ये हमारे घोषणा पत्र लॉन्च किया, उस समिति के अध्यक्ष हैं। तमाम सभी नेतागण, मैं वक्त जाया नहीं करते हुए सभी पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूँ। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, और उस पहली बात तो ये है कि वो राशि 17,000 करोड़ है, जो राज्य सरकार और छत्तीसगढ़ के 3 लाख कर्मचारी अधिकारी हैं, उसकी राशि भारत सरकार के पास 17,000 करोड़ रुपये जमा है। भारत सरकार को हमने पत्र लिखा कि वो पैसा, चूँकि हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिया, वो पैसा हमें राज्य वापस भेज दें। उन्होंने पैसा वापस करने से इनकार किया है, लेकिन कारण उन्होंने नहीं बताया है। कारण तो बताने होंगे, हम फिर से पत्राचार करेंगे। पैसे तो कर्मचारियों के साथ व्यक्तिगत रूप से उनका एग्रीमेंट हुआ है, और इसी एग्रीमेंट के तहत राजस्थान में पैसा वापस, वो अपना पैसा निकालना शुरू कर दिए। अब इसमें
कारण क्यों नहीं दे रहे हैं ये हम पूछेंगे और उसके बाद लीगल एडवाइस भी लेंगे और व्यक्तिगत उनके एग्रीमेंट है, खाता भी खुलवाएंगे, एग्रीमेंट करेंगे राज्य सरकार के साथ, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे और पुरानी पेंशन के तहत अब पेंशन के लिए वेतन में कोई अंशदान की कटौती नहीं होगी। नंबर 1, सेवानिवृत्ति के पर पेंशन की पूरी गारंटी। नंबर 2, सेवानिवृत्ति पर अंतिम मूल वेतन के 50% पेंशन बनेगी। नंबर 4, मृत्यु के बाद परिवार को पेंशन का प्रावधान। नहीं है, लगभग सभी राज्यों की यही प्रॉब्लम है। तो बैकअप प्लान क्या है छत्तीसगढ़ का? देखिए, और दूसरा जो एग्रीमेंट किया है सर, जब एग्रीमेंट हुआ होगा आपकी सरकार ने, तो उस वक्त एग्रीमेंट किसने किया था और उसमें क्या क्लॉज है विड्रॉल का? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये व्यक्तिगत जो खातेधारक हैं, जो कर्मचारी है, अधिकारी है, उनके साथ एग्रीमेंट है, वो पैसा तो कभी निकाल सकते हैं और पैसा निकाल के राज्य सरकार के साथ खाते में जमा कर सकते हैं, उसको रोक नहीं सकता कोई। और आगे से कटौती बंद होगी जो काटा जाता था उनका, और जो काटा जाता था वो बंद हो जाएगा। ओल्ड पेंशन स्कीम का राज्य सरकार देगी उसको, जो पुराना ओल्ड पेंशन स्कीम है उसके तहत दिया जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा दिन तक रोक नहीं सकते। यदि इंडिविजुअल खाता में है, मेरे खाते में पैसा है, तो उसको तो मैं निकाल सकता हूँ जितने राशि, उसको रोक नहीं सकता, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। अब उसमें लीगल हम लोग ले रहे हैं, लीगल एडवाइस भी ले रहे हैं और भारत सरकार से फिर पत्र लिखेंगे कि आपने पैसा नहीं देने की बात कही है, लेकिन क्यों नहीं देंगे आप, वो कारण आपने नहीं बताया है। तो बहुत सारी बातें हैं। केंद्र सरकार, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में 2500 रुपये में धान खरीदी करने का फैसला लिया, राहुल गांधी घोषणा की, 1 साल तो हमने दिया, उसके बाद दूसरे साल रोक लगा दिया। क्योंकि ये बोनस है, इसलिए आप यदि इस बोनस देंगे तो आपके चावल को हम FCI में नहीं खरीदी करेंगे। हमने रास्ता निकाल लिया, राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू किया, 9,000 रुपये एकड़ दे रहे हैं, इस साल तो 2640 रुपये पड़ रहा है। हम तो वादा तो 2500 के किए थे। अभी किसानों को जो मिल रहा है, अभी धान कटाई चल रहा है हमारे छत्तीसगढ़ में, वो 2640 रुपये में 1 नवंबर से हमारी धान खरीदी शुरू हो गई, उसको पड़ेगा 2640 रुपये। तो हम घाटा नहीं होने देंगे। दूसरी बात यह है, जो अर्थव्यवस्था के बारे में सवाल कर रहे थे, आज स्थिति क्या है, GST आप दूध में, अंडा में, ब्रेड में, आटा में, सब में लगा दिए। पेट्रोल डीजल में थे ही, रसोई गैस में थे, लोगों की क्रय शक्ति का आपने कम कर दिया है। कांग्रेस पार्टी है, वो लोगों की क्रय शक्ति बनाना चाहती है। हमने छत्तीसगढ़ में किया है और यहाँ भी जो हमारी जो घोषणा पत्र है उसमें स्पष्ट रूप से आम आदमी का परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति बढ़ जाएगा। क्रय शक्ति बढ़ेगा तो राज्य के राजस्व भी मिलेगा। जितना GST क्रय करेगा उतने राज्य का GST जाएगा, उतना राज्यांश मिलेगा। और फिर वित्तीय हम लोगों को अनुशासन बना कर रखना पड़ेगा, तो जितनी घोषणाएं वो आराम से हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात नहीं। हम लोग भी कहते थे कि आप कहाँ से ऋण माफ़ी करेंगे, हमने ऋण माफ़ी भी किया 9,500 करोड़ का। और उसके बाद 2500 रुपये हम धान भी खरीदी कर रहे हैं, 4000 प्रति मानक बोरा तेंदुपत्ता भी खरीदे हैं, गोबर भी खरीद रहे हैं, अंग्रेजी स्कूल भी खोलते सभी विधानसभाओं में, 8,000 क्लिनिक योजना भी चल रहा है, वित्तीय प्रबंधन है भाई यहाँ एक और ऐसा रूरल उदाहरण इंडस्ट्रियल बैठा है। पार्क हमने चालू कर दिया है। अभी मैं 600 करोड़ रुपये रिलीज करके आया हूँ, 2 अक्टूबर को सब जगह भूमि पूजन करके आया हूँ, सभी 90 विधानसभा में। 90 विधानसभा में 146 हमारे ब्लॉक हैं, तो उसमें 300 जगह 2-2 करोड़ रुपये के भूमि पूजन करके आए हैं। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की जो आपने कहा ना कि यहाँ के नौजवानों को देंगे, तो वो उस प्रकार की योजना हमने लागू कर दिया है। और फिर इनके शासित राज्यों की स्थिति क्या है, जैसे अभी कहा ना कि ये तो लोन ले रहे हैं, यहाँ 4 बार हो गए लोन लेते। मध्य प्रदेश में 4,000 करोड़ का लोन ले चुके हैं अभी तक के। छत्तीसगढ़ में हमने अभी तक नहीं लिया है, छत्तीसगढ़ में हमने लोन नहीं लिया है। और इनके शासित जब डबल इंजन है तब वहाँ लोन लिया जा रहा है, और जहाँ कांग्रेस की सरकार है, अभी तक लोन नहीं लिए हैं। ये डबल इंजन नहीं, ट्रबल इंजन है। देखिए ऐसा ना, सुनिए मैं आपको बताऊं, आप ये सोचेंगे कि हमने बघेल साहब से क्यों घोषणा पत्र लागू कराया। इसलिए लागू कराया कि इनकी क्रेडिबिलिटी, इनकी साख है। आपके सामने एक ऐसा मुख्यमंत्री हमने पेश किया है जिसने सारी घोषणाएं लागू करके दिखाया और बिना वित्तीय घाटे के अनुशासन को बनाए रखते हुए छत्तीसगढ़, ये उदाहरण
एग्जाम्पल है, इसलिए आपके सामने हमने इनसे, तो इसका मतलब कि ये जो घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया कि हिमाचल में भी लागू होगा, जितनी घोषणाएं थी छत्तीसगढ़ में लागू है। एक सफल मुख्यमंत्री ये हैं और इसलिए आप लोगों को भरोसा रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए कि कांग्रेस ये सारे वादे पूरे करेगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पूरा किया, राजस्थान में पूरा किया हमने वादों को, यहाँ भी करेंगे। हम भाजपा की तरह नहीं कि वादे करें और बाद में मुकर जाएं, सिर्फ चुनाव में वोट ले लें, उसके बाद 12 तारीख के बाद नमस्कार आपसे कोई मतलब नहीं, कोई काम नहीं करेंगे, ये हमारा नहीं है। शर्मा जी। बघेल साहब, मेरा सवाल ये है कि बीजेपी के नेता कई आरोप लगा रहे हैं कि बघेल साहब और राजस्थान के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के सामने यूपीएस को लेकर गिड़गिड़ा रहे कि घोषणा हमने कर दी, अब लागू नहीं हो पा रहा। खाते में चला गया सर। जयराम रमेश जी नीति आयोग की बैठक के बाद वो बयान दिए थे, मुझे जहाँ तक याद है। उसके बाद मैं समझता हूँ जयराम ठाकुर क्षमा चाहूँगा। जयराम ठाकुर जी यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, अब तो जाने वाले हैं कुछ दिनों बाद, उन्होंने ये बयान दिया था। नीति आयोग की बैठक हुई थी, प्रधानमंत्री जी उसमें बैठक लिए थे और हमारे छत्तीसगढ़ की योजनाओं को उन्होंने प्रशंसा भी की, खासकर जो गोबर खरीदी और गौमूत्र खरीदी योजना का। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने सीधा वो पैसा मांग लिया, उसका जवाब तो कुछ दिया नहीं, बाहर में आके ठाकुर साहब बयान दे रहे हैं। ये राज्य के और वहाँ के कर्मचारी अधिकारियों का अधिकार है और राज्यों को भी ये अधिकार है कि वो पेंशन योजना लागू कर सके, और हमने लागू किया है। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों उस पैसा को देना ही पड़ेगा, रोक नहीं सकते। जैसे हमने राजीव गांधी किसान, हमको 25 रुपये देने से मना किया ना धान खरीदने के लिए, हमने रास्ता निकाला। आज छत्तीसगढ़ में पूछ लीजिए 9,000 रुपये एकड़ मिल रहा है। अभी तक 3 की दीपावली के पहले 17 अक्टूबर को 2,000 करोड़ रुपया राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, भूमि श्रमिक न्याय योजना, इन सारी योजनाओं को 2,000 करोड़ रुपये बांट के आए हमें यहाँ प्रचार करने। धन्यवाद। देखिए, छत्तीसगढ़ में तो पूरे देश में व्यक्तिगत दावे का निपटान हुआ और पिछली सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिख के दे दिया था कि अब कोई दावा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये आदेश हो गया था कि जो जिसके पास पट्टा नहीं हो और उसको अतिक्रमित घोषित करते हुए उसे बेदखल किया जाए। फिर हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में ये दावा प्रस्तुत किया कि अभी हमारे यहाँ वितरण का काम पूरा नहीं हुआ है और रोक लगा। उसके बाद हम लाखों परिवार को इंडिविजुअल को दिए और पूरे देश में सबसे ज़्यादा कम्युनिटी राइट यदि है तो छत्तीसगढ़ में हमने दिया है और हमारे घोषणा पत्र में भी यहाँ भी है। और आपको जानकारी है कि ये यूपीए सरकार के समय बनाया गया कानून है। वो जो आपने सवाल पूछा था ना कि गिड़गिड़ा रहे थे, देखिए जो प्रधानमंत्री होता है वो फिर जो है ना उसके लिए सब दल बराबर होने चाहिए। और हमारे दोनों मुख्यमंत्रियों को मैं बधाई दूंगा, बघेल साहब और गहलोत जी को, उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने वही विज्ञान भवन में ये बात रखी कि हमारी ये सारी चीज़ें दी जाए।